गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है वो आप लोगों ने बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ लिए थे। अब हम लोग एवोगैड्रोस लॉ पढ़ते हैं। देखिए, पहले समझ लेना है इस वीडियो से। आपको नोट्स मिल ही जाते हैं व्हाट्सएप पे डाउन लिखने के लिए, तो पहले लिख लेना, फिर उसके बाद समझ लेना। यहाँ पर वीडियो में सिर्फ समझने का काम होगा, ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए लिखूँगा कम, नोट्स यहाँ पर समझाऊँगा सिर्फ। तो क्या बोलता है एवोगैड्रोस लॉ में कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर गैसेस की वॉल्यूम बराबर है तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये बात बोलेगी क्या कि भैया N जो है दैट इज़ जो, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिखूँ, मॉलिक्यूल्स की जगह पर नंबर ऑफ मोल्स लिखें तो N इज़ नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, N अपॉन में Na। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखिए, मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन कांस्टेंट हो गया एक तरह से। तो मतलब यहाँ पर बोल सकता हूँ N इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ पर बोला V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। सो दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकता हूँ? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। अब उसके बाद हम लोग बात करें कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Kn, वेयर K क्या हो गया? वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, वेयर K इज कांस्टेंट, सॉरी, V इज Kn इज K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अब कहता है आप लोग अभी सिर्फ ये एक तो मोल्स का ये फार्मूला अभी याद रखें, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आपका नहीं हुआ अभी। एक मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास जो उसे स्मॉल m से दिखा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास से कैपिटल M से। तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं? K स्मॉल m बाई कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M इज़ द मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल m इज़ द गिवन मास। तो कैपिटल M को अगर एक तरफ ले गया तो V इक्वल्स टू K स्मॉल m बाई V। मास अपॉन वॉल्यूम इज़ द डेंसिटी, तो M इक्वल्स टू K D। K क्या था? कांस्टेंट, D इज़ द डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो आप लोग कि M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। कि डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोबारा से बोल देता हूँ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं या मोल्स बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो मोल्स तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो V इक्वल्स टू Kn। आफ्टर दैट मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कैपिटल M को दूसरी साइड ले गया, V को इधर, तो कैपिटल M इक्वल्स टू Km बाई V। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो M इक्वल्स टू क्या हो गया? Kd। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, जो पूछता है आप लोगों से, वो क्या पूछता है कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर कितना लिया गया है, टेम्परेचर कितना लिया गया है, मीन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहे या फिर कितना बोल रहे? 273 केल्विन। ठीक है, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कितनी दी जाती है? 22,400 मिलीलीटर। 22,400 मिलीलीटर, या फिर बोल सकता है 22.4 लीटर।
ठीक है। एसटीपी की एक और कंडीशन होती है कि अगर प्रेशर जो है, इफ़ द प्रेशर इज़ टेकन एज बार, अगर प्रेशर जो है वो बार में ले ले, टेकन एज 1 बार, अगर प्रेशर जो है वो कितना ले लिया 1 बार, टेम्परेचर वही है 0 डिग्री सेल्सियस, देन वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 22,700 ml, मतलब 22.7 लीटर। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेता है पेपर में, तो ये बात याद रखें आप लोग। एक चीज़ और है कि एक कंडीशन होती है एसएटीपी। एसएटीपी होती है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये कहाँ पर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, कि 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है यहाँ पर 24,800 ml होती है, यानी कि 24.8 ml। आप लोगों के लिए ये दोनों ज़्यादा वैल्यूज ज़रूरी हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आता है आइडियल गैस इक्वेशन। आफ्टर दैट आता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। आइडियल गैस इक्वेशन या फिर क्या बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भैया, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये पढ़ चुके हैं आप लोग। अभी आपने पढ़ा अवागाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, इसके अंदर क्या है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, चार्ल्स लॉ लिया जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ये पढ़ चुके हैं आप लोग, ये चीज़ें ग्राफ वगैरह भी सर ने करा दिए। ये लिया जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ठीक है, तो अगर इन तीनों को कंबाइन करूँ तो क्या होगा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू टी डिवाइड बाई P। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो V इक्वल्स टू NRT बाई P, वेर R क्या है, R इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इस P को इधर ले जाऊंगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV इक्वल्स टू NRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन या फिर कंबाइंड गैस लॉ। ओके, हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैस, कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैस। तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा कि PV इक्वल्स टू NRT। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मोल्स, अभी आपने बताया कि मोल्स किसके बराबर होते हैं भैया, गिवन मास अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मैंने कहा गिवन मास को स्मॉल m से, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से। तो PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू R इंटू T। PV को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो M बाई V इंटू कैपिटल M इंटू R इंटू T। M बाई V मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गई, डेंसिटी। तो P इक्वल्स टू DRT बाई M, मतलब अगर डेंसिटी की वैल्यू लिखे तो D इक्वल्स टू PM बाई RT। अभी आप लोगों ने लिखा D इक्वल्स टू PM बाई RT। अगर हम लोग सेम गैस के लिए लें डिफरेंट प्रेशर पर और डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो मान लीजिए D1 डेंसिटी ले ली किसी गैस की, D1 डेंसिटी है, P1 प्रेशर पर, M क्या रहेगा, M ही रहेगा, एंड T1 टेम्परेचर पर।
इसी गैस की डेंसिटी D2 है, कितने प्रेशर पर? P2 प्रेशर पर, वो T2 टेम्परेचर पे। दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो M और R से M और R कैंसिल, क्या आ जाएगा? D1/D2 इक्वल्स टू P1/P2 इंटू T2 क्या? T1, ये आ जाएगा। तो ये फार्मूला है कब? जब आपको सेम गैस के लिए बोले या डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आर। आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आप लोगों ने अभी निकाला कि PV इक्वल्स टू nRT। तो आर को एक तरफ रखें, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया? P इंटू वी डिवाइड बाई N इंटू टी। ठीक है, आर इक्वल्स टू P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N क्या है? मोल्स, T क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम, मोल्स इंटू टेम्परेचर। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया मतलब क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ की क्यूब अपॉन मोल्स इंटू क्या? टेम्परेचर। लेंथ स्क्वायर से लेंथ स्क्वायर कट के क्या बच गया? लेंथ बच गया। तो क्या आ गया? फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाय मोल्स इंटू टेम्परेचर। तो ये क्या आ जाएगा? वर्क। फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है? वर्क डिवाइड बाय मोल्स इंटू टेम्परेचर। मतलब आर क्या रिप्रेजेंट करता है? आर रिप्रेजेंट करता है वर्क डन पर डिग्री पर मोल। ठीक है, उसके बाद कुछ वैल्यूज़ हैं आर की, वो आप लोगों को याद रखनी है। मैं आपको नोट्स में मिल जाएंगी कि ठीक है कि प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर हो, वैल्यूज ऑफ आर, प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर हो, वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर हो, टेम्परेचर 273 केल्विन हो, एन अगर 1 मोल ले लें। अगर हम लोग ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करें तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। और अगर प्रेशर अगर आप बार में ले लें, बाकी सारी कंडीशन सेम रखें यही वाली, तो आर की जो वैल्यू है 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर ही होता है, पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यूज़ हैं, और भी वैल्यूज़ हैं वो आपके नोट्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक चीज़ हो रहा है कि आर की SI यूनिट, ये आपको याद रखनी है, पेपर में पूछते रहते हैं। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और आर की वैल्यू इन कैलोरीज कितनी होगी? 1.987 कैलोरीज पर डिग्री पर मोल, या फिर नियरली इक्वल टू आर इक्वल्स टू 2 कैलोरीज पर डिग्री पर मोल। आपको पेपर में पूछ सकता है ये वैल्यूज़, तो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अगले ला पे चलते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्या कहता है? देखिए कि मान लीजिए इस कंटेनर में A गैस है, इस कंटेनर में B गैस है, इस कंटेनर में C गैस है। ठीक है, इसका प्रेशर यहाँ पर P1 है, इसका प्रेशर यहाँ पर P2 है, इसका प्रेशर यहाँ पर P3 है। इसके प्रेशर मतलब जो ये गैस वॉल्स ऑफ कंटेनर पे लगा रही होगी। अब इन सभी गैसेस को एक ही कंटेनर में डाल दिया गया, A प्लस B प्लस C। तो उस टाइम पे इनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? सेम वॉल्यूम हो, ठीक है, तो क्या होगा?
टोटल प्रेशर इस मिक्सचर का क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, क्या कि भैया द टोटल प्रेशर इस, जैसे इस कंटेनर में डाल रखा है तो इसमें जो टोटल प्रेशर होगा इस गैसियस मिक्सचर का, ये टोटल प्रेशर है गैसियस मिक्सचर का, टोटल प्रेशर जो है इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस। वो बराबर होगा सम ऑफ, अगर 4-5 गैस है तो वो आगे बढ़ता जाए जितनी गैसेस हैं उस तरह से। तो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेशंस आती हैं ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। पहली एप्लीकेशन क्या है, इन कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, अब कहता है जैसे आपने अभी ABC 3 कंटेनर माने थे, 3 गैसेज मानी थी, एक का प्रेशर P1, अब मान लेते हैं मैं A का प्रेशर PA, B का प्रेशर PB और C का प्रेशर PC। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल। तो बताइए, अगर एक ही कंटेनर में तीनों गैसेज को डाल देंगे सेम वॉल्यूम को, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा किसके, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब PA प्लस PB प्लस क्या PC। यही तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, अब कहता है इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है ऐसे हम लोगों को अभी पता है, अभी हमने पढ़ा ऊपर, एज वी नो दैट PV इक्वल्स टू nRT। PV जो है वो किसके बराबर है, nRT के, आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, तो P इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया भैया, nRT/V। अगर इन तीनों के लिए लिखूँ, PA के लिए लिखूँ तो क्या हो जाएगा, NART/V। PB के लिए लिखूँ तो क्या हो जाएगा, NBRT/V। PC के लिए लिखूँ तो क्या हो जाएगा, NCRT/V। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब कहता है इन सभी वैल्यूज़ को मैं पुट करूँ इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन थी, PA प्लस PB प्लस PC। ठीक है, ओके। अब वैल्यू पुट करें तो PA की वैल्यू क्या है, NART/V। PB की वैल्यू क्या है, NBRT/V। PC की वैल्यू क्या है, NCRT/V। तीनों की वैल्यू हो गई, ओके। इसको नाम दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन। अब देखिए P इक्वल्स टू, इन तीनों में क्या कॉमन है, RT/V कॉमन है। अंदर क्या बच जाएगा, Na प्लस NB प्लस NC। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब मान लीजिए अगर मैं A के पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, A का पार्शियल प्रेशर अभी लिखा था क्या है, NART/V। टोटल प्रेशर कितना है, RT/V, Na प्लस NB प्लस NC। RT/RT से कैंसिल, क्या बच गया, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB प्लस NC। मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसे हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, एक का। ठीक है, कि उस कंपोनेंट के मोल्स हों डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हों तो उसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं x से, A का है तो x से, B का होता है तो x। अब क्या हो जाएगा, PA डिवाइड बाय PT इज इक्वल्स टू x, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो क्या हो गया, PA इक्वल्स टू P टोटल इंटू x। ठीक है, अब ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए।
सिमिलरली अगर बी के लिए पूछता तो क्या हो जाता, पी बी इंटू इक्वल्स टू पी टोटल इंटू एक्स बी, पी सी इक्वल्स टू पी टी इंटू एक्स सी। ठीक है, तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। उसके बाद दूसरा है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ड्राई गैस का प्रेशर निकालना। ओके चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये कंटेनर ले लिया, इसमें वाटर है, ठीक है, इसमें एक ट्यूब हमने यू शेप की उल्टी करके डाल रखी है, ठीक है, इसमें गैस है, तो वेपर्स बन रहे होंगे, तो ऊपर जो है वेपर्स किसके बने, वाटर के, तो यहाँ पे क्या क्या है, गैस प्लस वाटर वेपर्स, ठीक है, इसे बोलते हैं मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस मतलब मॉइस्चर वाली गैस, मतलब वो गैस जिसमें वाटर वेपर्स भी हैं, नीचे यहाँ पर सिर्फ क्या है, वाटर है, ठीक है। अब कहता है कि मॉइस्ट गैस किसे बोलते हैं, जब कोई गैस जो है वो वाटर के ऊपर से कलेक्ट की जाए और उसमें वाटर वेपर्स मिले हुए हों तो उसे मॉइस्ट गैस कहते हैं। व्हेन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर एंड सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। अब कहता है देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि वाटर वेपर्स, द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स जो प्रेशर लगाएंगे, द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स is known as aqueous tension, उसे क्या बोलते हैं, aqueous tension। तो याद रखना कि वाटर वेपर्स के प्रेशर को क्या बोलते हैं, एक्वा। कई बार तो यही पूछ लेता है कि वाटर वेपर्स के प्रेशर को क्या बोलते हैं। अब देखिए, आपने अभी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा, यहाँ पे मिक्सचर हो गया किस किस का, गैस का और वाटर वेपर्स का, तो मोएस्ट गैस का जो प्रेशर आएगा, मतलब एक तरह से जो भी आप टोटल प्रेशर कह रहे थे, वो बराबर होगा किसके, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, मतलब ड्राई गैस के, प्लस प्रेशर ऑफ किसका, वाटर वेपर्स का, ठीक है ना भाई। तो अब प्रेशर ऑफ मोएस्ट गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, वाटर वेपर्स के प्रेशर को भी ऊपर बोला, क्या बोलेंगे, एक्वस टेंशन, ठीक है। आप लोगों को निकालना किसका प्रेशर, इसमें ड्राई गैस का, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। पेपर में कई बार सिर्फ इसका ये रिजल्ट पूछ लेता है, मेनली रिजल्ट ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ओके अगला है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, लास्ट लॉ है ये, ठीक है। इसके बाद जो है एक रिवीजन वीडियो डलेगी, आप लोग ये सब नोट कर लें, और उसके बाद एक रिवीजन वीडियो डलेगी जिसमें आपको रिवाइज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार आप सब कुछ पढ़ लें, ठीक है। रिवाइज में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करा दी जाएंगी। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोल लें या इफ्यूज़न बोल लें। अब देखिए, डिफ्यूज़न का मतलब आपको पता है, पढ़ा होगा पहले भी। डिफ्यूज़न मतलब होता है गैसेज का एक दूसरे के साथ मिक्स होना, ठीक है, द इंटर मिक्सिंग ऑफ गैसेज का एक दूसरे के साथ मिक्स होना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना अवेलेबल स्पेस है उस अवेलेबल स्पेस में गैसेज का एक दूसरे के साथ मिक्स होना इज नोन एज क्या, डिफ्यूज़न, ठीक है। अब कहता है इफ्यूज़न क्या होता है, तो इफ्यूज़न मतलब है कि वो गैसेज जो हैं अगर वो किसी होल में से प्रेशर के साथ बाहर निकाल दी जाएं तो उसे हम लोग इफ्यूज़न कहते हैं। देखिए, जैसे डिफ्यूज़न हो रहा होगा वो भी किसी प्रेशर से हो रहा होगा, इफ्यूज़न हो रहा होगा वो भी किसी, मान लीजिए किसी बलून में से एक छेद कर दें तो उसमें से हवा जो निकलेगी दैट इज़ क्या, इफ्यूज़न, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इफ्यूज़न। और जैसे आपने अगरबत्ती लगाई थी एक कोने में, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई तो वो क्या है, डिफ्यूज़न, मतलब गैसेज का एक दूसरे के साथ मिक्स होना, डिफ्यूज़न, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और ये क्या होगा, इफ्यूजन मतलब उनका पास होना, गैस को अगर हम लोग प्रेशर के साथ बाहर निकलने के लिए बोलते हैं तो उसे इफ्यूजन बोलते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या बोलता है कि भैया जिस स्पीड से
गैसेस डिफ्यूज़ हो रही होंगी, किस स्पीड से गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज़ हो रही हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न, या फिर क्या बोल रहे हैं, इफ्यूज़न। मेनली याद रखना, मेन इसका एक ही है, बाकी मैंने लिख तो दिए हैं सारे ही, लेकिन मेन आपका एक ही है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वॉल्यूम को दिखा रहे हैं v से, टाइम टेकन को दिखा रहे हैं t से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न मतलब रेट का मतलब कि कितने टाइम में कितनी वॉल्यूम गैस की डिफ्यूज़ हो रही है, मिल रही है। ठीक है, अब ग्राम्स के अकॉर्डिंग क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जो है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। अब मान लीजिए अगर हम लोग दो गैसेज के लिए लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक का R1 देते हैं जिसकी डेंसिटी D1 है, दूसरे का R2, तो R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई D1। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आप लोगों ने एक सुना होगा, पहले पढ़ा है कि एज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मतलब डेंसिटी की एक तरह से मॉलिक्यूलर मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू m2 सॉरी डिवाइड बाई 2 इंटू m1, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m2 बाई m1। ठीक है, ग्राम्स लॉ में क्या था कि प्रेशर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट, अंडर सिमिलर कंडीशन उस टाइम टेम्परेचर और प्रेशर होता है। ठीक है, तब आप लोगों ने बोला था कि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर प्रेशर कांस्टेंट ना हो, सॉरी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब मैं कहता हूँ अगर प्रेशर कांस्टेंट ना रखें, तो व्हेन प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ना हो, अब कांस्टेंट नहीं होगा प्रेशर तो क्या होगा, तो प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, तो रेट जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, और पहले ही पढ़ चुके हैं रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, मतलब दोनों को मिलाओगे तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाय स्क्वायर रूट ऑफ D। दो गैसेज के लिए लिखेंगे तो R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू P1 बाई P2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई D1। मॉलिक्यूलर मास की टर्म में भी लिख सकते हैं कि P1 बाई P2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाई M1। ठीक है, अब कहता है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट बट टेम्परेचर इज़ नॉट कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, देन तो क्या करें, देन रेट जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। और दूसरा हम लोगों ने पहले पढ़ लिया रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ D, तब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T बाई D। दोनों को दो जगह पे लिखेंगे R1 बाई R2, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ T1 बाई T2 इंटू D2 बाई D1। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया है, बाकी कुछ बचा होगा तो देख लेंगे लास्ट लेक्चर में, अदरवाइज़ अपन पे रिवीजन वीडियो डलेगी आपकी। ठीक है, तो कंप्लीट कर लें बिफोर फ्राइडे इस चैप्टर को। ओके।